दोस्तों आज मैं आपके सामने बात करूंगा एक बहुत ही रहस्यमय मर्डर के बारे में जो कि सिंगापुर में सन 1984 में हुआ था। अयाकानु मारिता मुथु नाम का एक बंदा वहां से गायब होता है और सभी ने माना गया कि जरूर इस आदमी का मर्डर किया जा चुका है। अब क्योंकि उस आदमी की लाश कहीं भी किसी को नहीं मिली, जिसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि इस आदमी की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसकी सब्जी बनाकर पूरे शहर को खिला दी गई थी। क्या हुआ था इस केस में, क्या इसकी स्टोरी थी, क्या इसका पास्ट था और क्या इसका फ्यूचर था, मैं आज आपको इस केस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। वैसे ही वहां की अगर पुलिस से इस केस के बारे में पूछोगे तो वो कहेगी ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर मुझसे इस केस के बारे में पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो अगर आपको अनसॉल्व्ड केसेस नहीं पसंद तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में वीक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, पॉडकास्ट वाला चैनल, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। 3rd पॉडकास्ट आ चुकी है, क्लिक करके उसे जरूर देख लें। बहुत ही खतरनाक स्टोरी थी, इतनी खतरनाक कि हमारे प्यारे यूट्यूब ने उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन भी डाल दी है। तो मैं ही यहाँ कह देता हूँ कि मैच्योर ऑडियंस देखे, यूट्यूब को अलग से बताने की क्या ज़रूरत थी। खैर, बता दिया है तो फिर भी मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जरूर देख लें। इस केस में जानने के लिए सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये अयाकानु मारिता मुथु था कौन असल में। तो जरा इस आदमी से मिलिए। ये सिंगापुर के प्रेसिबिटेरियन चर्च के पीछे एक रोड पर रहा करता था और ये वहां के ही चर्च में एक केयर टेकर का काम करता था। इसकी एक पत्नी थी। सन 1980 के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर इनके पास कोई काम धंधा नहीं था, तो स्टार्टिंग में इनको रहने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद इन्होंने एक छोटा सा ही कमरा लिया, उसके अंदर रहने लगे। अयाकानु के साथ उसकी पत्नी नगराता वली भी साथ ही रहा करती थी और इन दोनों के 3 बच्चे भी इनके साथ ही मौजूद थे। लेकिन फिर आया 18 दिसंबर 1984 का दिन, जब अयाकानु की पत्नी नगराता अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है पुलिस में और कहती है कि मेरा पति जो है वो पूरे 1 हफ्ते से गायब है। सबसे पहले तो पुलिस उससे पूछती है कि 1 हफ्ते तक तू क्या कर रही थी, जबकि 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आकर लिखवानी चाहिए थी। लेकिन उसने यहाँ कहा कि वो मुझे कहकर गए थे कि वो 2-4 दिन में आएंगे, उन्हें लेट हो जाएगा, टाइम लगेगा। और जब मैंने वेट किया और वो नहीं आए, अब 1 हफ्ता बीत चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ और प्लीज़ अब आप मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करिए। पुलिस ने कहा ठीक है, बताओ क्या क्या डिटेल है। उसने नाम लिखवाया। मेरा पति, जिसकी उम्र 38 साल की है, उसका नाम अयाकानु मारिता मुथु है और वो अपने घर से कसिनो में गैम्बलिंग करने के लिए निकला था, जुआ सट्टा खेलने के लिए निकला था। अब यहाँ पुलिस को एक बात पर बहुत शक होने लगा कि एक छोटे से घर में रहने वाला आदमी कैसे कसिनो में जाकर जुआ सट्टा वगैरह खेल सकता था। खैर, ये बाद की बातें थी, हम इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पुलिस ने नगराता नाम की उस महिला के पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही यहाँ मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर ली और यहाँ अपनी जांच शुरू करी। अब पुलिस ने यहाँ जांच तो शुरू कर रखी थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी मिला नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने जस्ट अयाकानु की फोटोज जो थी वो अपने खबरियों को दे दी और कहा कि यार हमें तो मिल नहीं रहा, तुम ही लोग ढूंढ कर आओ और देखो कि ये आदमी कहाँ पर है। दिन बीते, तकरीबन कई साल बीत चुके थे और तब आया 9 जनवरी 1987 का दिन और उस दिन वहां का एक डिटेक्टिव जिसका नाम अलागामलाय था, वो वहां के पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर पुलिस को कहता है कि मालिक, मेरे पास एक बहुत बढ़िया टिप है आप लोगों के लिए, आपका एक केस सॉल्व हो जाएगा। तो असल में यहाँ पर उसने जाते ही पुलिस को बताया कि मैं आज सुबह सुबह अपने ऑफिस में था और तभी मेरे पेजर पर एक मैसेज आया। अब आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पेजर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आज तो हम मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं किसी को मैसेज वगैरह भेजने के लिए, लेकिन 70s 80s और 90s के टाइम पर पेजर नाम की एक छोटी सी मशीन होती थी, वो इस्तेमाल की जाती थी एक दूसरे से बात करने के लिए, चैटिंग वगैरह करने के लिए। आप इस छोटी सी मशीन को उस टाइम का मोबाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मैसेजेस वगैरह सेंड किया कर सकते थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे मैसेज ही भेजे जा सकते थे क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी सी थी। पता नहीं स्क्रीन क्यों नहीं बड़ी की गई। खैर, उस पेजर में नोटिफिकेशन आया कि उसका ही एक जो बंदा है, उसका ही एक खबरिया डिटेक्टिव का, अलागामलाय का, तो वहाँ वो उससे मिलना चाहता है और उसने जस्ट उसको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि हाँ बता क्या बात है। तो उसने उसको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसको उस पर विश्वास ही नहीं हुआ और वो बार बार उससे पूछने लगा कि क्या ये जो तू बता रहा है वो सच है या नहीं है, अगर झूठ हुई तो तू तेरा हिसाब लगा लियो।
उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ये चीज सच है, आप जाकर इस चीज को कंफर्म कर लीजिए और पुलिस में दे दीजिए। तो उस खबरी के मुताबिक सन 1984 के दिसंबर महीने में अयाकानू नाम के एक केयर टेकर को 3 आदमियों द्वारा मारा गया था और उसको मारने के बाद उसके छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उसकी ग्रेवी बना डाली। सोच कर देखिए यहाँ वो क्या बोल रहा था, किस तरह के इल्जाम वो लगा रहा था। लेकिन जैसे ही ये चीज अलगामलाई नाम के उस डिटेक्टिव ने सुनी, उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। वो चिल्लाने लग गया अपने खबरी के ऊपर और कहने लगा कि तेरे को खुद समझ आ रहा है तू क्या बोल रहा है। उसने कहा मालिक मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मेरी बात आरो पार बिल्कुल सच है, आप जाकर इस चीज को कंफर्म करिए। वो इतनी सीरियसली बोल रहा था तो यहाँ अलगामलाई को भी विश्वास करना पड़ा। उसने बताया कि उसको काटने के बाद उन्होंने उसकी ग्रेवी बनाई और ग्रेवी के साथ साथ उन्होंने चावल अलग से बनाए और चावल और ग्रेवी के साथ उन्होंने अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को थोड़ा वो सर्व किया। ये बात सुनते ही अब अलगामलाई अपने ऑफिस से निकला और तुरंत वहां के सीआईडी ऑफिस में जा पहुंचा। सीआईडी ऑफिस में पहुंचते ही उसने वहां के जो ऑफिसर थे उनसे बात करी और जैसा कि वो उस खबरी के ऊपर चिल्ला रहा था, अब जो सीआईडी के ऑफिसर थे वो इस अलगामलाई के ऊपर चिल्लाने लगे कि तेरे को खुद समझ आ रहा है तू क्या बोल रहा है। उसने कहा कि मालिक मेरे खबरी ने बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी है और आप प्लीज इसके ऊपर काम करिए, आपके हाथ जरूर कुछ ना कुछ लगेगा। तो यहाँ सब कुछ अब सीआईडी वालों को पता लग चुका था, लेकिन सीआईडी वालों ने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने जस्ट अलगामलाई को ये कह दिया कि देखो यार हमारे पास अब इस केस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम खुद ही इसके ऊपर रिसर्च करो और हर हफ्ते आकर हमें नई जो इसकी अपडेट्स हैं उसकी रिपोर्ट करना। अब उसने भी कहा ठीक है कुछ तो काम धंधा मिलेगा ही मुझे। तो वो वहां से बाहर निकला और सीधा वहां के जूचट पुलिस स्टेशन में गया, जो पुलिस स्टेशन उस इलाके का था जहां अयाकानू रहा करता था। तो उसने वहां जाकर सन 1984 के दिसंबर महीने की सारी मिसिंग फाइल्स मांगी और मिसिंग फाइल्स में उसे वो नाम कंफर्म हो गया जो उसके खबरी ने उस टाइम पर बताया था, अयाकानू मारिथा मूथू। ये नाम कंफर्म होते ही उसका दिमाग और तेजी से चलने लगा और यहाँ अगले कुछ दिनों तक उसको इतनी सारी बातें नई पता चली जिससे ये कन्विंस उसको करना पड़ा कि हाँ जो मेरे खबरी ने चीजें बताई हैं वो बिल्कुल सच हैं और यहाँ बहुत तगड़ा आदमखोरी का काम उस टाइम पर किया गया था जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो यहाँ सबसे पहले तो अलगामलाई का जो शक था वो उसकी पत्नी के ऊपर ही गया, क्योंकि वही तो थी जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी सबसे पहले, वो भी 1 हफ्ते बाद। चलिए 1 हफ्ते बाद वाली बात को हम साइड में रखते हैं, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में लिखवाया था कि 12 दिसंबर 1984 के दिन घर से निकलने से पहले उसके पति उसको बोलकर गए थे कि वो पास ही के कसिनो में गैम्बलिंग खेलने जा रहे हैं, जुआ सट्टा खेलने जा रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक नंगा आदमी, बिल्कुल नंगा आदमी जिसके पल्ले कुछ ना हो, मतलब कि पैसा वगैरह कुछ ना हो और उसको 2 टाइम की रोटियां भी नसीब ना हो रही हो, क्या वो आदमी कसिनो में जाकर गैम्बलिंग खेलेगा? क्या कसिनो वाले उसको अंदर घुसने देंगे बिना पैसों के? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यहाँ जो अयाकानू मारिथा मूथू था वो जिस नौकरी पर काम करता था उस नौकरी वाले से ही उसने $600 का कर्ज लिया हुआ था। इस कर्ज के तले वो इतना दब चुका था कि उसका ब्याज ही अब $1200-1300 हो चुका था। ये भी वो अपना मूल और ब्याज लौटा नहीं पा रहा था और क्या वो इस चीज को पूरा करने के लिए गैम्बलिंग करने जाएगा? जिसके पास है ही नहीं कुछ तो वो क्या ही जाकर कसिनो में लुटाएगा? ऑब्वियसली यहाँ ये बात झूठ थी और इस बात पर ही अलगामलाई को शक हो गया कि ये चीज हो कैसे सकती है। इसके अलावा जहां वो नौकरी करता था उस मालिक से बात की गई, उसने भी बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल था। 12 तारीख के दिन भी जब वो नौकरी पर आया था बिल्कुल नॉर्मल था और यहाँ तक कि उसने तो 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी भी मुझसे मांगी हुई थी और वो मैंने छुट्टी उसको दे भी दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब छुट्टी ही उसने लेनी थी तो वो पहले गायब क्यों हुआ? मतलब कि यहाँ उसका प्लान नहीं था कोई गायब होने का, उसको गायब किया गया है। अब यहाँ मिड जनवरी 1987 तक आ चुका था और 1 हफ्ता हो चुका था जब अलगामलाई सीआईडी के ऑफिस गया था। तो अब यहाँ वो 1 हफ्ते बाद फिर से गया और अपनी सारी जो अपडेट्स थी वो सीआईडी वालों को बताई और यहाँ उसको आगे प्रोसीड करने के लिए कहा गया। अब यहाँ दिन बीतते गए और 27 मार्च 1987 का दिन भी आया जब इस केस को हुए, इस कांड को हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और यहाँ एक बार फिर से अलगामलाई सीआईडी ऑफिस पहुंचा और यहाँ ऑफिसर्स को अपने 3 मेन सस्पेक्ट्स बताए। यहाँ 3 मेन सस्पेक्ट्स का जो नाम है वो तो मैं आपके आगे नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक करके उन सस्पेक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन थे वो। सबसे पहला सस्पेक्ट था उसका वहाँ एक मटन स्टॉल लगाने वाला। जी हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली ये माना गया था कि अयाकानू को छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया है और उसके बाद उसकी सब्जी बनाकर पूरे शहर को खिलाई गई है
तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसको काटने के लिए कहीं जगह भी होनी चाहिए थी, और ऐसी जगह जहाँ पर उसका खून वगैरह अगर बिखरे तो उसे समेटा जा सके बहुत आराम से। और ये जगह एक मटन शॉप क्यों नहीं हो सकती? ऑब्वियसली वहाँ पर बकरे वगैरह कटते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर खून वगैरह ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता होगा, और उनके पास बड़े बड़े चाकू भी होते हैं, बड़े बड़े हथियार होते हैं। वो एक बकरा तो क्या, किसी इंसान को भी काटने में देर नहीं लगाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही शायद वहां भी हुआ होगा, उस मटन शॉप पर ले जाकर ही आया कानू को काटा गया होगा। ये जिस मटन स्टॉल वाले के बारे में मैंने आपको बताया, ये कोई सस्पेक्ट नहीं था, ये तो जस्ट एक जगह थी, मतलब कि उस आदमी की दुकान को शायद यूज किया गया हो ये काम करने के लिए। इसके अलावा 3 सस्पेक्ट थे, जिसमें एक महिला और 2 आदमी शामिल थे। कुल टोटल यहाँ पर अलग अमलाय ने 30 अलग अलग लोगों से इसके बारे में पूछताछ करी, उनको निशाना बनाया गया था इस केस में ताकि वो सच बोलें, और यहाँ आखिरकार सच निकलकर सामने भी आया। 23 मार्च 1987 के दिन अलग अमलाय डिटेक्टिव के कहने पर सीआईडी ने अपनी 5 पुलिस की टीमें तैयार करी, और उसी टाइम पर एक साथ 5 अलग अलग जगह रेड की गई। बहुत खुफिया तरीके से रेड मारी गई थी ताकि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ असल में अब होने क्या वाला है। और इन 5 जगहों की रेड में अलग अलग लोगों को वहां से उठाया गया था इस केस के लिए। यहाँ पर कुल टोटल अभी 8 लोगों को उठाया गया था, और इसके अंदर सबसे मुख्य जो बातों का कारण बन रही थी वो थी अयाकानु मारिथा मुथु की पत्नी नगराता वैली राम्या। इसके अलावा नगराता की मां कामिची कृष्णासमी, उसके 3 भाई रता रामाया और बालाकृष्ण राम्या, और यहाँ इन तीनों की पत्नियां भी शामिल थी जिन्हें उठाया गया था। इन 8 लोगों से अलग अलग बैठाकर सीआईडी वालों ने पूछताछ करी, और इनका इतना तगड़ा रिमांड लिया गया, इतनी तगड़ी इनकी कुटाई की गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी एक अलग से स्टोरी बना रखी थी, और सभी के सभी उसी स्टोरी के ऊपर टिके रहे। किसी ने भी मुंह नहीं खोला, जितना मर्जी इनको तोड़ लो ये मुंह खोलने ही वाले नहीं थे। इन्होंने बस यही कहा, हमें नहीं पता कि अयाकानु मारिथा मुथु के साथ अंत में क्या हुआ, हमको तो जस्ट वो ये कह कर गया था कि मैं तो गैम्बलिंग खेलने जा रहा हूँ। लेकिन 25 मार्च का दिन आते आते सिर्फ 2 ही दिन हुए थे अभी इनको तोड़ते हुए, और 25 मार्च के दिन इनमें से एक सस्पेक्ट ने मुंह खोला। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो 3 भाई नहीं थे। इसके अलावा आप सोच लीजिए कौन हो सकता है। तो यहाँ एक सस्पेक्ट ने मुंह खोला, और उसने फाइनली अब पुलिस को बताना शुरू किया कि असल में यहाँ हुआ क्या था। उसने कहा कि 12 दिसंबर 1984 के दिन अयाकानु अपने घर पर ही था, और तभी उसकी पत्नी के जो 3 भाई थे उन्होंने उसे अपने घर पर बुलाया। और ये जो 3 भाई थे वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो क्वार्टर होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारियों के क्वार्टर होते हैं, उन क्वार्टर में रहा करते थे, और वहाँ उसे मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो क्वार्टर में पहुंचा तो अपने क्वार्टर में एक उन्होंने लोहे की रॉड रखी हुई थी, और जैसे ही वो अंदर आया तुरंत पीछे से उसके सिर के ऊपर उस लोहे की रॉड से कई बार वार किए गए। उससे कुछ पूछा तक नहीं कि असल में यहाँ हुआ क्या था, उसको तो मौका तक नहीं मिला कुछ बोलने का। जस्ट उसके सिर के ऊपर रॉड लगते ही वो नीचे गिर गया, और गिरने के बाद इतने उसके ऊपर वार किए गए कि उसका पूरा खून जो था वो यहाँ फर्श पर फैल चुका था। जिसके बाद यहाँ वो 3 भाई में से 2 भाई निकलकर उस मटन स्टॉल पर गए, और वहां से बड़े बड़े जो चाकू थे, बड़े बड़े हथियार थे, वो रेंट पर लिए उन्होंने, और सीधा उनको अपने घर लेकर आए। और आकर जो अयाकानु मारिथा मुथु की जो लाश उनके फर्श पर पड़ी थी उसको बहुत छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में काट दिया। सोचकर देखिए ये लोग क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो यही नहीं रुके। काटने के बाद उन्होंने उसके पीसेस को बहुत बड़े कढ़ाई में अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ बनाया, और उन सब्जियों के साथ उन्होंने अलग से बहुत सारे चावल भी बनाए, और फिर उस चावल और सब्जी को अलग अलग छोटी छोटी पैकिंग्स में पैक करके बहुत सारे लोगों को खिलाया, और कहा कि देखो हमने एक नई ग्रेवी और चावल बनाए हैं। अब जैसे ही ये बात उस सस्पेक्ट से वहाँ की सीआईडी वालों ने सुनी, अब वो भी परेशान हो गए कि यार ये बंदे क्या बोल रहे हैं, इतने गिर कैसे सकते हैं, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब यहाँ वहाँ की पुलिस के सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहली दिक्कत तो थी कि उन्हें वो लाश कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अयाकानु के साथ ऐसा कुछ किया गया था जो उनके सामने भी पहली बार आया था। उस टाइम पर ऐसा कुछ करना बहुत रेयर माना जाता था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई इतना गिर सकता है, इसलिए वहाँ के कानून में इसकी कोई सजा भी नहीं थी। इसके अलावा उनको ना ही कोई मर्डर वेपन मिला, ना ही वो कढ़ाई वगैरह मिले जिसके अंदर अयाकानु को बनाया गया था। और अगर मान भी लीजिए मिल भी जाते तो यार अब 2-2.5 साल बीत चुके थे इस बात को, और कहाँ ही उनको वो सबूत मिलेंगे कि इस बर्तन में, इस कढ़ाई में 2-2.5 साल पहले
एक आदमी का शरीर बनाया गया था, कहाँ सबूत बचते। तो उन्होंने ना ही वो मर्डर वेपन मिला, ना ही वो इंस्ट्रूमेंट्स मिले जिसके अंदर आया कानू को तला गया था। तो अब यहाँ पुलिस कैसे सिद्ध करे कि यहाँ यही 3 व्यक्ति जो थे शामिल थे इस मर्डर में जिन्होंने आया कानू को टपकाया था। अब यहाँ आया कानू के सपोर्ट में और खिलाफ में 2 तरह के लोग सामने आए। एक वो जो ये कहते थे कि आया कानू और उसकी पत्नी बहुत मेहनती इंसान थे और ये दोनों हमेशा इस तरह के जुगाड़ में रहते थे कि इनको बहुत सारा पैसा मिल जाए, मेहनत करके ले रहे थे ऑब्वियसली, तो यहाँ कोई गलत काम नहीं है। अब यहाँ दूसरी तरफ लोग कुछ ऐसे भी थे जो आया कानू को डोमेस्टिक वायलेटर बता रहे थे। वो ये कहते थे कि जब देखो वो आदमी अपनी पत्नी नगराता को मारा पीटा करता था और जब देखो उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया करता था, और इस वजह से ही परेशान होकर हो सकता है नगराता ने अपने तीनों भाइयों को ये सब बताया और उन तीनों भाइयों ने आया कानू को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ ये काम कर डाला। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है क्योंकि ये केस अनसॉल्व्ड है और इतना पुराना है, तो ज्यादा कुछ इसके अंदर हम पॉसिबिलिटीज बना भी नहीं सकते। जो भी है आपके सामने है। यहाँ पुलिस को पूरे 5 महीनों का समय लगा इन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत केस आगे चलाने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके पास ना ही बॉडी थी और ना ही मर्डर वेपन। और कोई क्यों ही सामने से कबूल करेगा कि हाँ मैंने ही तो मर्डर किया है, मुझे ही तो सजा चाहिए, चला जा दिलवा दे। ऐसा कोई नहीं करता और यहाँ उन्होंने भी नहीं किया। अब यहाँ पुलिस मेहनत कर रही थी कि अच्छे से सबूत उनको मिल जाए ताकि वो अदालत में पेश करके इनके खिलाफ मुकदमा चलवा सके। अभी आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, तो मैं आपको एक बार इस केस की पूरी टाइमलाइन समझा देता हूँ कि असल में यहाँ कब क्या हुआ था। 12 दिसंबर 1984 के दिन वो गायब हुआ। 18 दिसंबर 1984 के दिन यानी कि 6 दिन बाद उसकी पत्नी ज्यूचैट पुलिस स्टेशन में पहुंची और वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि उसका पति ऐसे गुम हो गया है, वो गैम्बलिंग खेलने गया था। जिसके बाद 2 सालों से ज्यादा का समय बीत गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और फिर आया 9 जनवरी 1987 का दिन, जब वहां के एक डिटेक्टिव को, अलग अमलाए को एक टिप मिली कि ऐसे ऐसे वहां पर मर्डर जो हुआ था वो इन लोगों ने किया था। तो यहाँ 9 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक यानी कि तकरीबन 2 महीने, 2.5 महीनों से भी ज्यादा उस डिटेक्टिव ने इस केस के ऊपर पूरा काम किया और अपनी जो रिपोर्ट थी वो सीआईडी को सौंपी। सीआईडी ने 23 मार्च को रेड किया और इन 8 लोगों को वहां से झप लिया। लेकिन अब यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली 25 मार्च 1987 के दिन एक सस्पेक्ट ने अपना मुंह खोला और उन 3 भाइयों का नाम लिया और कहा कि उन्होंने तो ही ये किया है। 28 मार्च 1987 का दिन आया जब फाइनली पुलिस ने इनके ऊपर धाराएं लगा दी मर्डर की। आया कानू की पत्नी नगराता और उसके 3 भाइयों के खिलाफ मर्डर की लगी और इसके अलावा उसकी जो माँ थी और उसके जो बच्चे थे, नगराता के भाइयों के जो बच्चे थे, वो उन सभी के ऊपर मर्डर एसेसरीज के तौर पर धाराएं लगाई गई, मतलब कि इन्होंने मर्डर करने में मदद करी है। 6 जून 1987 के दिन इन्हें पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था और वहां जज ने 12 मिनटों तक बहस करी। और अब क्योंकि यहाँ पुलिस वाले जो थे वो इनसफिशिएंट सबूत के साथ अपने वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ बस इन्हीं में से एक सस्पेक्ट ने बयान दिया है कि इन तीनों ने ही मारा है ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ जज ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे किसी के साथ भी बयानों के आधार पर किसी के ऊपर मर्डर चार्ज नहीं लगा सकते, इसलिए हम इन सब को भी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पुलिस शांत बैठने वाली नहीं थी। पुलिस ने किसी तरह से उस टाइम पर कोर्ट को ये कन्विंस कर लिया कि आप सबको छोड़ दीजिए, लेकिन इन 3 जो ये भाई हैं नगराता के, इनको मत छोड़िए, इनका जो चार्ज है वो हमें दे दीजिए, एक बार इनसे हमें कुछ पूछताछ करनी है, इनका रिमांड हमें दे दीजिए। अब वहाँ कोर्ट को लगा कि ठीक है, अगर तुमको इन तीनों के ऊपर शक है तो इन तीनों का रिमांड जो है वो हम तुमको दे रहे हैं और बाकियों को छोड़ रहे हैं। बाकी सभी छोड़ दिए गए। अब जो नगराता के 3 भाई थे वो पुलिस के पास में थे। अब पुलिस लगातार उन तीनों भाइयों से पूछताछ कर रही थी, उनको बता रही थी कि तुमने ही मर्डर किया है, तुम अपना हिसाब लगा लेना, अगर हमें तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा भी सबूत मिल गया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ तीनों भाइयों ने बार बार वो मना करते रहे कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी थ्योरी देखें, उनके साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेरी थ्योरी देखूं तो हो सकता है आया कानू अपनी पत्नी नगराता को मारता पीटता हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ नगराता ने अपने भाइयों के साथ ये चीज़ डिस्कस करी हो और यहाँ उसके भाइयों ने आया कानू को अपने घर बुलाया, उसके ऊपर हमला किया, उसको काटा और बॉडी को छिपाने के लिए, बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था उसको बनाकर खाने के अलावा। तो उसको बनाया, उसको काटा और खुद भी खाया और औरों को भी खिलाया। ये थ्योरी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए सबूत भी तो चाहिए, वो कैसे देंगे? ये तीनों तो मना कर रहे हैं। ये तीनों लगातार पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने अर्जियां लगाते रहे कि देखिए हमें बिना वजह जेल के अंदर रखा हुआ है और प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए।
करते करते 1991 का समय आ गया। 1991 में इनकी जो अर्जी थी वो पास हो गई और फाइनली तकरीबन 4 साल जेल में बिताने के बाद इन्हें उस जेल से छोड़ दिया गया अनकंडीशनली, क्योंकि अभी तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था कि इन तीनों ने ही अयाकानु मारिथा मुथु का मर्डर किया है। तब आया सन 1995 का समय, जब ये केस सभी के दिमाग से उतर चुका था, लेकिन एक बार फिर से ताज़ा हुआ जब वहाँ की जो एक मीडिया, टेलीविज़न मीडिया जो एक कंपनी थी, उन्होंने एक नाटक सा बनाया और उस नाटक में सब कुछ इन तीनों भाइयों के ऊपर ही सौंप कर रख दिया। सबसे पहले तो उस नाटक को जैसे इन तीनों भाइयों ने देखा, वो सोचने लगे कि यार ये पुलिस आज तक हमको हमारे ऊपर कभी कुछ प्रूव नहीं कर पाई है, और ये जो नाटक बनाने वाले हैं इन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर फाड़ कर रख दिया है, सारा बिल हमारे नाम पर फाड़ दिया। और यहाँ पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे बेचारे कि यार आज तक हमें पता नहीं चला कि इस केस में हुआ क्या है, ये नाटक बनाने वाले हमसे एक कदम आगे कैसे चल रहे हैं, और कैसे इन्होंने सब कुछ अपनी ही एक स्टोरी सी बनाकर पूरी प्रूव कर दिया, लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि ये जो 3 भाई थे इन्होंने ही मर्डर किया है। इस नाटक से परेशान होकर उन तीनों भाइयों ने कोर्ट के अंदर एक अपील दायर करी, जिसके अंदर उन्होंने केस दायर किया हुआ था, वो भी डेफेमेशन का, मानहानि का, और उस मीडिया कंपनी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए कि बेमतलब के ही इन लोगों ने हमारा नाम ले दिया है अपने नाटक में, और ये कहा है कि हमने ही मर्डर किया है, जब तक आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि हमारे खिलाफ कोई सबूत भी बचा हो। लेकिन यहाँ कोर्ट ने उस मीडिया कंपनी वालों के पक्ष में निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि जस्ट इन लोगों ने फैक्ट्स ही तो बता रखे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, जो इन्होंने बताया है वो मार्केट से सुनकर ही बताया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। तो सन 1991 के बाद से इस केस में कोई मेजर अपडेट आज तक आया नहीं है, और हो सकता है ये एक परफेक्ट क्राइम हो। अगर वहाँ की पुलिस से पूछोगे तो ये वो कहेगी कि हाँ ये तो केस सॉल्व हो चुका है और यही तीनों ही तो थे, बस इनको सज़ा नहीं मिली, वो बात अलग है। लेकिन मुझसे पूछोगे तो नहीं, ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है, और कैसे एक आदमी जस्ट इस दुनिया से गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े, क्या हुआ था उसके साथ आज तक हमें पता नहीं चल पाया। आप अपनी थ्योरीज बनाइए, आप अपनी थ्योरीज जो है वो मुझे कमेंट्स में लिखिए, या फिर मुझे इंस्टा पर भेजिए। जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी वो मैं इंस्टा में स्टोरी पर लगाऊंगा, और कमेंट्स में अगर आप करोगे तो मैं उसकी स्टोरी को पिन करूंगा। तो बेटर रहेगा, मुझे इंस्टा पर भेजिए। मेरी इंस्टा आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ यार वहाँ फॉलो जरूर कर लेना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आई एम बासु को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यार पॉडकास्ट का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।